नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं 22 जून से लेकर 28 जून तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसे मैं कवर करूँगी। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पे प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये प्रतिबंध 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पे लगे प्रतिबंध को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। वहीं ग्राहकों को राहत देते हुए कैश निकालने की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। आइए जानते हैं कि पहले कितनी थी निकालने की लिमिट, अब कितनी है। तो अब बैंक के डिपॉजिट्स 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। अब तक ये लिमिट 50,000 रुपये थी, अब बढ़ के 1 लाख हो चुका है। आरबीआई के इस फैसले से करीब 84% डिपॉजिट्स को राहत मिलेगी। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ी को लेकर पीएमसी बैंक पे पाबंदी लगाई है। आइए ये पाबंदी आरबीआई ने लगाई है, तो आरबीआई के बारे में बेसिक जान लेते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो हैं शक्तिकांत दास। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है जानते हैं। एनआईपीएफपी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को, और उर्जित पटेल पूर्व गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी एनआईपीएफपी का ये पूरा नाम है, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, इसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे। यानी अब जो उर्जित पटेल हैं वो एनआईपीएफपी का पद संभाल चुके हैं, विजय केरकर का स्थान लेंगे। यानी पहले उर्जित पटेल के स्थान पे विजय केरकर थे, परंतु अब हो चुके हैं 22 जून से उर्जित पटेल। विजय केरकर ने 1 नवंबर 2014 को संस्थान के चेयरमैन पद संभाले थे। उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार दिया है, यानी करार किया है। भारत और किस देश की सरकार ने? तो भारत और फ्रांस की सरकार ने ये 200 लाख यूरो का करार दिया है। आइए फ्रांस के बारे में बेसिक जान लेते हैं। फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, यहाँ की मुद्रा यूरो है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है इमैनुएल मैक्रों। भारत और फ्रांस की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार दिया है। फ्रांस की इस ऋण के माध्यम से भारत के साथ कोविड-19 संकट के मद्देनजर देश और केंद्र सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने और देश के सबसे कमजोर लोगों की सहायता का काम करेगा। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा भारतीय अधिकारियों के सहयोग से कार्य योजना बनाई गई है। यानी इसके लिए क्या हुआ है, तो विश्व बैंक के द्वारा भारतीय जो अधिकारी हैं उसके सहयोग से एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसका लक्ष्य है भारत सरकार के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपाय को और अनुकूलन बनाना। इसका जो लक्ष्य है उसका क्या है, तो भारत सरकार के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपाय को और अनुकूलन बनाना है। किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति का हाथी का जीवाश्म मिला है? तो ये किस राज्य में मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश राज्य में। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है। इस प्रजाति के हाथी अब विलुप्त हो चुके हैं। यानी अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो स्टेगोडॉन प्रजाति का जो हाथी है वह वर्तमान में है या विलुप्त हो चुके हैं, तो आंसर होगा कि विलुप्त हो चुके हैं। शिवालिक वन प्रभाग के सहारनपुर वन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान यह सफलता मिली है। जीवाश्म के अध्ययन के बाद भी बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ
क्या बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह जीवाश्म 50 लाख वर्ष से अधिक पुराना है तथा अस्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का है। दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% ट्रैफिक छूट देने की घोषणा की गई है। तो किस देश में की गई है? तो बांग्लादेश में इसका आंसर जो है वो बांग्लादेश होगा। आइए बांग्लादेश के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादन को कवर करने वाली 97% वस्तुओं को चीनी ट्रैफिक से छूट दी जाएगी। कितना प्रतिशत? 97%। चीन का यह कदम ढाका बीजिंग संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बांग्लादेश पहले ही एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के तहत 3095 वस्तुओं के लिए ट्रैफिक छूट प्राप्त करता है। चीन द्वारा की गई नवीनतम घोषणा के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के अब कुल 8,256 सामानों को चीनी ट्रैफिक से छूट दी जाएगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली 93 अकादमी पुरस्कारों यानी ऑस्कर पुरस्कारों को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो कितने माह के लिए? 2 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। आइए जानते हैं क्यों किया गया है। नई घोषणा के अनुसार अकादमी पुरस्कारों को 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए? 25 अप्रैल 2021 तक के। इसके पूर्व इन 93 अकादमी पुरस्कारों का आयोजन 28 फरवरी 2021 को किया जाना था, परंतु अब होगा 25 अप्रैल 2021 को, यानी 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। यह चौथी बार है जब ऑस्कर स्थगित किया गया है। आइए कब कब स्थगित किया गया है थोड़ा नज़र डालते हैं। सबसे पहले हुआ था सर्वप्रथम 1938 में लॉस एंजिल्स में आई बाढ़ के बाद अकादमी पुरस्कारों को स्थगित किया गया था, जिसके बाद एक बार पुनः 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद और वर्ष 1981 में 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन की हत्या के बाद ये स्थगित किया गया था। और अब हुआ है 2021 में हम लोग बोलेंगे, इसका आंसर होगा कब तक कब देख लीजिए एक बार फिर से 1938, 1968, 1981 और 2021। किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो किस फुटबॉल संघ ने की है? तो ये है जापान फुटबॉल संघ ने। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा येन है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो आबे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने ये चीन के उपकरण पे रोक लगा दी है। आइए चीन पे रोक लगा दिया गया है इसके उपकरण पे, तो इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इसकी जो राजधानी है वो बीजिंग है, यहाँ की जो मुद्रा है वो रेनमिनबी है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है ली कियांग हैं और राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की है। महासंघ ने चीनी कंपनी जेडकेसी से पिछले साल 4 भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। महासंघ ने कहा कि उपकरण खराब निकले और भारोत्तोलक उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुए हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पे पहुंच गए हैं? तो आइए जानते हैं। ये जो मुकेश अंबानी हैं वो पहुंचे हैं आपके 9वें स्थान पे। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी फोर्ब्स की अरबपतियों की रियल टाइम लिस्ट में 9वें स्थान पे हैं। फोर्ब्स के शीर्ष 10 धन कुबेरों की सूची में अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस, जो नाम सुने होंगे आप लोग कि जो ये अमेजन के प्रमुख हैं जेफ बेजोस, पहले स्थान पे हैं। उनके पास करीब
160 अरब डॉलर की संपत्ति है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का स्थान आता है, जो कि सेकेंड नंबर पे है। बिल गेट्स के पास कुल 108.7 अरब डॉलर की संपत्ति है और इनके पास कितना थी? 160 अरब डॉलर की संपत्ति जेफ बेजोस के पास। उसके बाद थर्ड नंबर पे है फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट और उनका परिवार, इस सूची में तीसरे स्थान पे है। उनके पास जो है 133.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। और 9वें स्थान पे मुकेश अंबानी है। कौन है? जैसा कि क्वेश्चन में क्या था, मुकेश अंबानी, ये 9वें स्थान पे है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है? किस राज्य में? तो ये ओडिशा राज्य में। ऐसे भी क्वेश्चन देख के ही आंसर पता लग जाएगा कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है वो महानदी कहाँ है, तो ओडिशा में, तो ओडिशा राज्य ही होगा आंसर, महानदी को देख के ही। आइए, ओडिशा है तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं बेसिक। ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो गणेशी लाल हैं। लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनी में से एक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MCL, क्या? MCL यानी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है, ने सूचित किया है कि कंपनी ने ओडिशा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना तैयार की है। कितना? 60,000 करोड़ रुपए की। वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदान ओडिशा में MCL द्वारा संचालित है। अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रति वर्ष 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कितना बढ़ाने का? 300 मिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए वह राज्य के 3 नए MDO खाद्यान्न विकास और संचालन परियोजनाओं का विकास और संचालन करेगी। ओके। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में विजय खंडूजा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे। आइए, जिम्बाब्वे के नियुक्त किया गया है राजदूत। तो जिम्बाब्वे के बारे में जान लेते हैं बेसिक। इसकी जो राजधानी है वो हरारे है। यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं एमरसन नंगाग्वा। क्या नाम है? एमरसन नंगाग्वा। ओके। आइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। वर्तमान में विदेश मंत्रालय यानी MEA में निदेशक के रूप में कार्यरत है। कौन कार्यरत है? तो विजय खंडूजा। विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मस्कुई की जगह की गई है। यानी पहले जो जिम्बाब्वे के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे उनका नाम था आर मस्कुई, अब वो हो गए हैं विजय खंडूजा, जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। और ये जो आर मस्कुई हैं ये रोमानिया के अगले राजदूत होंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन गया आप लोगों का कि यहाँ से ये भी बन गया कि रोमानिया के अगले राजदूत कौन होंगे, तो आर मस्कुई। और विजय खंडूजा जो हो गए हैं वो अब जिम्बाब्वे के राजदूत हो गए हैं। भारत के जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत हो गए हैं। पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित विद्यावेन शाह का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये जो थी विद्यावेन वो थी सामाजिक कार्यकर्ता। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृति केंद्र की स्थापना की थी। ये जो विद्यावेन है जिनका निधन हो गया है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और ये एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी थी। और ये सांस्कृतिक आदान प्रदान सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की भी स्थापना किए थे। विद्यावेन शाह को बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था पद्मश्री से? जैसा क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था 1992 में। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूरी की है? कितना? 1.05 बिलियन विश्व बैंक ने किस देश के लिए दी है? तो देखते हैं। विश्व बैंक ने ये किया है बांग्लादेश के लिए। ओके।
और मैं बांग्लादेश के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपका इसका डिटेल बता दी हूँ कि यहाँ के राष्ट्रपति मुद्रा राजधानी कौन कौन है, इसलिए एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बांग्लादेश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी दी है। यह 3 परियोजनाएं कौन कौन हैं देखते हैं। तो 3 परियोजनाएं हैं निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता, डिजिटल सरकार और है अर्थव्यवस्था है और दूसरा प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट है। इनसे नौकरी के सृजन, अर्थव्यवस्था में मदद करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता है। तो किस खिलाड़ी ने जीता है ये पोल, तो देखते हैं राहुल द्रविड़ ने। इसका आंसर जो है वो राहुल द्रविड़ होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। विजडन इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। विजडन द्वारा करवाए गए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की है। इसमें द्रविड़ यानी राहुल द्रविड़ को 52 और तेंदुलकर को 48% वोट मिले हैं। द बॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ पोल के शुरुआती दौर में सचिन से पिछड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वह सचिन से आगे निकल गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द बॉल किनका नाम है, तो आपका आंसर होगा राहुल द्रविड़ का। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। तो किस नाम से, तो श्री कृष्ण मंदिर के नाम से बनाने की आधारशिला रखी गई है। इस मंदिर को बनाने में 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्च आएगा। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद में H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जाएगा। कितना, 20,000 वर्ग फुट में। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है। इस मंदिर के लिए 2017 में जमीन दी गई थी। महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं संजय कुमार को। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के वरिष्ठतम IAS अधिकारी IEAS अधिकारी संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा किया है। मुख्य सचिव अजय मेहता 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे यानी रिटायर होंगे और संजय कुमार 1 जुलाई से ये कार्यभार संभालेंगे। यानी जो क्वेश्चन है ये भी बनेगा कि पहले महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, मुख्य सचिव होगा। तो वो थे आपके अजय मेहता और अब हो चुके हैं संजय कुमार, जो कि 1 जुलाई से ये कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव अजय मेहता को मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी जो ये अजय मेहता जो थे वो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव थे, वो अब मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गए हैं। किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है। तो ये किस देश में रखा गया है, तो ये रखा गया है अमेरिका में। आइए अमेरिका के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। यहाँ की मुद्रा डॉलर है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो कितना देने की प्रतिबद्धता जताई गई है, तो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा। यह 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले
$5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराने का भी वादा किया है। भारत सरकार द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान की गई है। हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो किस देश ने किया है ये? तो ये किया है भारत। ओके, भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया के कुछ प्रकार के विशेष इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। आयात पर लागू किए जाने वाली यह शुल्क $13.07 प्रति टन से लेकर $173.1 प्रति टन हो सकता है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार चीन, वियतनाम और कोरिया पर अधिरोपित किया गया है। एंटी डोपिंग शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो किस अर्थशास्त्री ने जीता है? तो वो है अमर्त्य सेन ने। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेता के संगठन जर्मनी बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के काम के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिकी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन को साल 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित? तो उसका आंसर होगा 1998 में। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी केंद्र सरकार ने दिया है, और परंतु कितने प्रतिशत तक के? तो वो है आंसर आपका 2%। कितना? 2%। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वो देख लेते हैं। यह कदम छोटे कारोबारियों को कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से हुई समस्याओं से पार पाने में मदद के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु श्रेणी में लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को दिया जाएगा। परंतु यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरुआत किए थे? तो आंसर होगा 8 अप्रैल 2015 को। किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला है वो किसने किया है? तो वो किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ओके, आइए छत्तीसगढ़ ने किया तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं बेसिक। इसकी जो राजधानी है वो रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, लोकसभा में 11 सीटें, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्याओं को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने की है गोधन न्याय योजना? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पशुपालकों के वित्तीय हित की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना एक कारगर कदम साबित होगी। इस योजना की शुरुआत राज्यों में हरेली पर्व के शुभ दिन से होगी। कब होगी? तो हरेली पर्व। यहाँ से क्वेश्चन बनेगी आपके कि जो हरेली पर्व है वो किस राज्य का है? तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ का। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोबर की खरीद की जाएगी।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में गतिविधियां विधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो यानी एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। आइए त्रिपुरा ने किया, तो त्रिपुरा के बारे में बेसिक जान लेते हैं। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस। लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। नई योजना को व्हाट्सएप या एसएमएस सेवाओं के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियां और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ने में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा और यदि छात्रों के कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो वह पढ़ाने के लिए एसएमएस सेवाओं का उपयोग करेंगे। पढ़ाने नहीं, पढ़ने के लिए एसएमएस सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाली सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? तो कितना मेगावाट का? तो आंसर होगा 500 मेगावाट का। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी ने 24 जून 2020 को कहा कि उसे माली गणराज्य ने 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क विकास करने के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध मिला है। यह अनुबंध 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क माली गणराज्य में विकसित करने के लिए है। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, देखिए क्वेश्चन बनेगा कि ऊर्जा मंत्री कौन है, तो वो है आर के सिंह। अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ यानी आईएसए के अध्यक्ष भी हैं। यानी जो ये ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले टोगो गणराज्य ने अपने देश में 285 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के विकास में पीएमसी सहायता के लिए एनटीपीसी को इसी तरह शामिल किया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा जो है विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आपका होगा 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट वो देख लेते हैं। इस फंड का उद्देश्य डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के निवेश को प्रोत्साहित करना है। सरकार के अनुमान के अनुसार इस पहल के कारण तकरीबन 35 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ कुछ रोजगार का अवसर भी मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित यह फंड कोविड-19 वायरस के रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने के उद्देश्य से मई माह में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। इस सरकारी फंड के माध्यम से डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसान उत्पादक संगठन एमएसएमईएस और निजी कंपनियों को 3-4% की ब्याज सहायता दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल है। मेरे अंदाज से इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर होगा, क्योंकि एक्सेस ज़्यादा डिटेल है और आपके लिए डिटेल जानना भी बहुत आवश्यक है। नॉर्मल तो क्वेश्चन सब लोग करवा देंगे, पर डिटेल इतना कोई ही करवाएंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं कोई नहीं करवाता है, बहुत लोग भी करवाते हैं, परंतु ये जो मेरा डिटेल है ये भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग एक बार हमारे वीडियो को देखिए। ऐसे भी जो लोग हमारे वीडियो को देखे हैं उन्हें थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तो बाकी लोग देखेंगे। लाइक और शेयर करने से हम लोग को सपोर्ट बना रहेगा, और हम लोग को जब सपोर्ट बना रहेगा तो हमें लगेगा कि हमारा जो वीडियो है वो अच्छा है। इसलिए हम लोग थोड़ा और जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, या फिर आपके लिए कुछ और पैकेज भी लाएंगे कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसलिए आप हमें लाइक करिए और शेयर करिए।
सब्सक्राइब करिए। जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार अगर वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से फ़ायदा सिर्फ आपको यही होगा कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। यानी जैसे ही चैनल पे वीडियो लोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा और आप हमारे चैनल के एक भी वीडियो को मिस ना करेंगे। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो अच्छा है और लोग पीडीएफ ही लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, वो हर वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं लोग, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है समर्पण लर्निंग पॉइंट, क्या नाम है समर्पण लर्निंग पॉइंट, टेलीग्राम पे चैनल है। और ऐसे हमारा दो चैनल है, समर्पण लर्निंग पॉइंट और समर्पण लर्निंग पॉइंट डॉट ग्रुप। ये दो ग्रुप है जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि टेलीग्राम पे जाइएगा, एप्लीकेशन को अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर डाउनलोड करिए और फिर उसके बाद उस पर सर्च करिए समर्पण लर्निंग पॉइंट। वहाँ दो ग्रुप आ जाएगा आपका, एक समर्पण लर्निंग पॉइंट और एक समर्पण लर्निंग पॉइंट डॉट ग्रुप। इस पे जो आपका है, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और भी जितना स्टडी रिलेटेड पीडीएफ होती है या मटेरियल है सब के सब मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट होगा पूछने के लिए तो आप हमारे समर्पण लर्निंग पॉइंट डॉट ग्रुप पे आप उस डाउट को पूछिए, वहाँ कोई ना कोई टीचर आपकी उस डाउट को क्लियर करेंगे। ये मेरा गारंटी है। और अगर अच्छा लगता हो तो चलिए लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी करिए। टेक केयर, धन्यवाद।